हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे डेवलप करेंगे जो राइटिंग टास्क 2 के रीजन सोल्यूशन ऐसे की टाइप में होगा। और इस ऐसे में मैं आपको बताऊंगी कि रीजन सोल्यूशन ऐसे कैसे लिखते हैं, टास्क रिस्पॉन्स कैसे रखते हैं, कोहेरेंस एंड कोहेजन कैसे मेंटेन करते हैं, लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड ग्रामर की रेंज कैसी होनी चाहिए अगर आप अचीव करना चाहते हैं 7+ बैंड स्कोर एंड राइटिंग टास्क 2। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ लेते हैं। टॉपिक है मैनी स्टूडेंट्स फाइंड इट हार्ड टू कॉन्सेंट्रेट इन क्लास नाउ डेज, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस एंड व्हाट सॉल्यूशंस कैन यू सजेस्ट। कि बहुत से बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते क्लासेस में आज के दिनों में, इसके क्या रीजंस हैं एंड क्या सॉल्यूशंस हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर बीपी फर्स्ट, बीपी सेकंड एंड देन कंक्लूजन। तो सबसे अच्छा वे क्या होता है अगर आप पहले अपने रीजंस एंड सॉल्यूशंस सोच के रखते हैं। जब आपको टॉपिक मिलता है तो सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके रीजंस क्या होंगे एंड उसी के सॉल्यूशंस क्या होंगे। मान लो आपने सोचा कि ये मेरा रीज़न होगा, देन आप उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी लिख लो कि अगर ये मेरा रीज़न है एंड ये मेरा सॉल्यूशन होगा। कोशिश करिए कि आप हमेशा एग्जैक्ट सॉल्यूशन ही सोचें। जो भी आपका रीज़न हो उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन ही लिखें, तो वो टास्क अचीवमेंट में आपको 7+ 8+ तक लेके जाएगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन 2 लाइन्स बेसिक मेनली 2 लाइन्स में होती है। फर्स्ट लाइन में होता है आपका पैराफ्रेजिंग एंड सेकंड लाइन में आपकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट मींस थीसिस स्टेटमेंट होती है। तो इंट्रोडक्शन लिखने में पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं, जो भी आपका टॉपिक सेंटेंस होता है उसको आप इन अदर वर्ड्स में, या एक्टिव है तो पैसिव कर देते हैं, पैसिव है तो एक्टिव कर देते हैं। सबसे ईजिएस्ट वे होता है आपकी इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपको पता नहीं चल रहा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, तो मेनली जो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है उसको इन अदर वर्ड्स में लिख दो, तो वो अच्छे से आपका लेवल 7+ तक लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड लाइन में हमारी पोजीशनिंग स्टेटमेंट होती है, जिसमें उसने जो क्वेश्चन किया होता है उसका आंसर करना होता है। मान लो इसमें इसने क्या है कि रीज़न क्या है एंड सोल्यूशन क्या है, एंड उसमें हम बताएंगे कि इसके ये रीजंस एंड ये सॉल्यूशंस होंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन इज इट a matter of concern that many students suffer from poor concentration at school these days। पैराफ्रेज कैसे किया, इट इज मैटर ऑफ कंसर्न दैट, ये उन्होंने कनेक्टर यूज किया कि एक मैटर कंसर्न का मैटर है, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि बहुत से बच्चे सफर फ्रॉम, उधर उन्होंने लिखा था फाइंड इट हार्ड, इधर उन्होंने लिख दिया सफर फ्रॉम पुअर कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट को उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर दी, कॉन्सेंट्रेट को उन्होंने क्या लिखा पुअर कॉन्सेंट्रेशन एट स्कूल दीज डेज। थोड़ा सा चेंजेस किया, वो कैब में चेंज किया तो पैराफ्रेजिंग कर दी। इट इज मैटर ऑफ कंसर्न दैट मेनी स्टूडेंट्स सफर फ्रॉम पुअर कंसंट्रेशन एट स्कूल दीज डेज। सबसे इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे में इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखी है एंड आप अच्छे से ऐसे अपनी इंट्रोडक्शन डेवलप कर सकते हैं, ऐसे अपनी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपको नहीं पता चलता कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है, तो ऐसे आप सिनोनिम यूज करके या एक्टिव पैसिव फॉर्म में अपनी इंट्रोडक्शन को इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पोजीशनिंग स्टेटमेंट। पोजीशनिंग स्टेटमेंट में क्या होता है, द पर्पस ऑफ दिस ऐसे इज टू ब्रीफली डिस्कस द मेजर कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड टू सजेस्ट सम रेमेडियल मेजर्स फॉर द सेम। इस ऐसे का क्या पर्पस है कि मैं कुछ को इसके कॉजेज डिस्कस करूंगा एंड इसके सोल्यूशन सजेस्ट करूंगा। तो ये एक जनरल पोजीशनिंग स्टेटमेंट है। आप किसी भी रीजन सोल्यूशन के एसेज में एज इट सेम पोजीशनिंग स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। इसके और भी वेज होते हैं, आप यहाँ पे अपने कॉजेज भी लिख सकते हैं कि आपके कौन से कॉजेज हैं, कौन से सोल्यूशन लिखेंगे। अगर आप इसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं, अदरवाइज आप ऐसे एक सिंपलेस्ट एक थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आप हर एक हर एक रीजन सोल्यूशन ऐसे में सेम थीसिस ऐसे ही लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन का पैराफ्रेजिंग, एंड नेक्स्ट लाइन में हमारी क्या आ गई, पोजीशनिंग स्टेटमेंट। 2 लाइन में हमारी इंट्रोडक्शन हो गई। नेक्स्ट बीपी फर्स्ट। बीपी फर्स्ट में हम पहले क्या बोलेंगे कि हमारे रीजंस क्या हैं। सबसे पहले हम रीजंस डिस्कस करेंगे, कॉजेज बताएंगे इसके कॉजेज क्या हैं। तो सबसे पहले द मोस्ट लाइकली कल्प्रिट हेयर इज चिल्ड्रंस इंक्रीजिंग यूजेस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। सबसे पहला उन्होंने रीजन क्या रखा कि जो बच्चे हैं उनकी ज़्यादा क्लोजेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, ये सबसे मेन कॉज है इसका। सच एज स्मार्टफोन्स, जैसे कि स्मार्टफोन्स के साथ, टैबलेट के साथ, वो तो हम जानते हैं कि जो बच्चे हैं वो आजकल अपनी स्टडी के पार्ट को छोड़ के जो अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे उन पे सर्फ करना उनको अच्छा लगता है, इंटरनेट यूज़ करना अच्छा लगता है, रादर देन रीडिंग अ बुक
और देयर ओन सिलेबस। सो सबसे प्रैक्टिकल एंड सबसे मेजर कॉज उन्होंने क्या बोला कि बच्चों की ग्रोइंग क्लोजनेस टुवर्ड्स मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। तो ये उनका एक सबसे पहले उन्होंने अपने आइडिया लिख दिया। देन व्हेन सेट अगेंस्ट द कंपैरेटिवली प्लेजेबल टास्क ऑफ सर्फिंग द इंटरनेट और प्लेइंग वीडियो गेम, स्टडिंग कैन सीम फेयरली बोरिंग एंड हार्ड इट टू कॉन्सेंट्रेट। जैसे मैंने आपको भी बता दिया कि जब बच्चे इंटरनेट सर्फ करते हैं या कुछ वीडियो गेम्स खेलते हैं या जस्ट इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, चाहे फेसबुक या जो आजकल बहुत कॉमन है बच्चों में कि वो स्नैपचैट यूज़ करना या सोशल चैट ऐप्स चैट रूम्स यूज़ करते हैं, तो वो उनको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है rather देन उनको अपनी पढ़ाई करने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगता है स्मार्टफोन को यूज़ करना या इंटरनेट को यूज़ करना अपने एंटरटेनमेंट सोर्सेज के लिए। स्टडी उनको बोरिंग लगती है, वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। ओके, आई हैव फेल्ट माई अटेंशन स्पैन शॉर्टनिंग सिंस। कहता है कि मैं अपनी अटेंशन लूज कर देता हूँ सिंस आई बिगेन यूजिंग स्मार्टफोन्स, जब मैं स्मार्टफोन का यूज़ करना स्टार्ट करता हूँ। एंड देयर इज़ हार्डली एनी रीज़न टू बिलीव इट शुड बी विद एनी डिफरेंट चिल्ड्रन। वो कहता है कि मेरे को लगता है कि ये हर एक दूसरे बच्चे के साथ सेम सिचुएशन होती है। इज अ केस इन पॉइंट। इज अ केस इन पॉइंट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम्पल लिखो 8+ बैंड की या 9+ बैंड की, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इज अ केस इन पॉइंट यूज करके। इज अ केस इन पॉइंट की जगह मान लो आप यहाँ लिख दो विद इट शुड बी एनी डिफरेंट विद चिल्ड्रन कॉमा फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल की जगह पे हमने क्या यूज़ किया, इज़ आ केस इन पॉइंट। अगर आप अपनी राइटिंग को और ज़्यादा अच्छे से दिखाना चाहते हैं, बैंड ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं, तो आप ऐसे अपनी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो एक अच्छा वे है अपनी एग्जाम्पल को लिखने का। यहाँ पर उन्होंने मैंने पर्सनल एग्जाम्पल लिखी कि मैं क्या फील करता हूँ कि मेरी अटेंशन है जो वो लूज हो जाती है जब मैं स्मार्टफोन का यूज़ करने लगता हूँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने अपना एक आइडिया ख़त्म कर दिया। कैसे उन्होंने अपना सब पहली लाइन में क्या था, अपना आइडिया आया। पहली लाइन में मैंने आइडिया लिखा कि मेरा मेन आइडिया क्या है, स्मार्टफोन, ग्रोइंग क्लोजनेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट लाइन में उसको एग्जाम्पलीफाई किया, एक्सप्लेनेशन दी उसकी। ओके, एंड थर्ड लाइन में उसकी एग्जाम्पल लिख दी। गॉट इट। फर्स्ट लाइन में हमारा क्या था, फर्स्ट लाइन में हमने अपना आइडिया लिखा कि आइडिया क्या है, सेकेंड लाइन में उसको एक्सप्लेन किया, एंड थर्ड लाइन में उसकी एग्जाम्पल दे के उसको मोर स्पेसिफिक किया और ज़्यादा क्लियर किया। ये आइडिया था, ऐसे एक्सप्लेन हुआ एंड इसको ज़्यादा मैंने क्लियर कैसे किया एग्जाम्पल डाल के। तो ये किस चीज़ को मेंटेन करता है, कोहेरेंस एंड कोहेजन को मेंटेन करता है। अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहा है, अगर आप आइडिया स्टार्ट करने से लेके आइडिया के एंड तक बहुत अच्छे से कोहेजन या फ्लुएंसी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, तो आप इजीली 7+ एंड 8+ बैंड का ऐसे लिख रहे हैं। नेक्स्ट, दिस सेकंड आइडिया कैसे लिखा है, दिस इनएबिलिटी टू पे अटेंशन कैन ऑल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू। इसमें कुछ ऐसे न्यूट्रल्स कनेक्टर्स लिखे हुए हैं जो आप हर एक दूसरे तीसरे रीजन सोल्यूशन ऐसे में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ था द मोस्ट लाइकली कल्प्रिट हेयर इज। आप किसी भी रीजन सोल्यूशन ऐसे का स्टार्ट करेंगे तो ऐसे BP1 का यहाँ पहले जब आपने पहला आइडिया लिखना तो ऐसे हर एक ऐसे में ऐसे यूज कर सकते हैं, द मोस्ट लाइकली कल्प्रिट हेयर इज। एंड जब आपने सेकेंड आइडिया स्टार्ट करना, दिस इनएबिलिटी टू पे अटेंशन कैन ऑल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू। नेक्स्ट आप अपना आइडिया लिख देंगे, द ग्रोइंग इनडिसिप्लिन विद मॉडर्न क्लासरूम्स, कि जो क्लासरूम्स में इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है वो एक सेकंड इसका रीजन है, यहाँ इसके कॉज को एट्रीब्यूट करता है, इसके कॉज के साथ जुड़ता है। क्या आइडिया क्या था, ग्रोइंग इनडिसिप्लिन, के जो आज के क्लासरूम्स में इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है वो इसका मेन कॉज है। किसका, कि बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। इसको एक्सप्लेन कैसे किया कि मॉडर्न पेरेंट्स कैन बी ओवरली लीनियंट व्हाइल मोस्ट स्कूल्स हैव फेज्ड आउट कॉर्पोरल पनिशमेंट्स एज अ करेक्टिव मेजर। कहते हैं कि मोस्ट मेजर जो आजकल की मॉडर्न पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लीनियंट हैं। लीनियंट मीन्स जो अपने बच्चों को डांटते नहीं हैं, बच्चों को कुछ नहीं कहते उनके मिस्टेक्स पे, तो ओवरली लीनियंट, बहुत ज़्यादा लीनियंट हैं जो आजकल मॉडर्न पेरेंट्स। एंड स्कूल में फेज्ड आउट क्या होता है, एक फ्रेजल वर्ब है। फेज्ड आउट का मीन्स क्लोज या बैन, कि स्कूल्स में कॉर्पोरल मीन्स फिजिकल पनिशमेंट्स जो है बैन कर दी गई हैं। दिस अनडिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट, ये अनडिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट है, जब बच्चे को इसका डर नहीं होगा कि हमें फिजिकल पनिशमेंट मिलेगी तो वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा, क्योंकि जब वो
उसे पता होगा कि चाहे हम कुछ भी बोलें क्लास में, या टीचर कुछ समझा रहे हैं या टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो हम पीछे से ये बातें कर रहे हैं, चाहे कुछ टीचर को टॉन्ट कर रहे हैं या जज कर रहे हैं, वो इसलिए करेंगे क्योंकि उनको पता है कि हमें फिजिकल पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी। तो वो उनके अंदर ये डर नहीं होता, फिजिकल पनिशमेंट का डर नहीं होता, तो वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं एक जो दूसरे बच्चों के लिए एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक कंसंट्रेशन लेवल को मेंटेन नहीं कर पाता। अब वही उन्होंने लिखा द इनडिसिप्लिन एनवायरनमेंट दैट दिस लीनियंसी ब्रीड्स मेक इट हार्ड फॉर स्टूडेंट्स टू स्टे अनडिस्ट्रैक्टेड विद द क्लासरूम। कि जो ये एनवायरनमेंट है वो बच्चे अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते या वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं क्लासरूम्स में। ओके, तो सेकंड आइडिया उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, ये उन्होंने अपना सेकंड आइडिया लिखा कि मेरा सेकंड आइडिया क्या था कि बच्चे जो मॉडर्न क्लासरूम में हैं उनमें इनडिसिप्लिन है। आइडिया लिख दिया, सेकंड लाइन में उसको एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया कि जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा लीनियंट हैं, वो अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते हैं। क्लासरूम में कॉर्पोरल पनिशमेंट्स वो बैन की गई हैं, तो बच्चों को इस चीज़ का डर नहीं होता कि हमें फिजिकल पनिशमेंट मिलेगी अगर हम इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। एंड थर्ड, उनने कंक्लूडिंग सेंटेंस में क्या लिखा कि यही ये इन्वायरमेंट एक रीज़न होता है कि बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते क्लासरूम में। क्लियर? कैसे उन्होंने अपना आइडिया स्टार्ट किया एंड कैसे उसको एक्सप्लेन किया, कैसे उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखा, ये आप इसमें समझ गए होंगे। नेक्स्ट बीपी सेकंड, हाउएवर फर्स्ट में हमने क्या बोला था, रीजंस क्या थे, 2 रीजन लिखे, जो रीजन लिखे उसी का हम सोल्यूशन देंगे। अभी पहला रीजन हमारा क्या था कि बच्चों का ज़्यादा क्लोजनेस है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, उसका सोल्यूशन क्या होगा। हाउएवर देयर आर सम वर्केबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, वन बीइंग, पहला सोल्यूशन क्या होगा, टू मेक क्लासरूम स्टडी मोर एंगेजिंग, कि अपने क्लासरूम की स्टडी को ज़्यादा एंगेज कर देना, कि बच्चे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लें। तो वो कैसे होगा, तो पहले उन्होंने अपना सोल्यूशन कैसे मेंटेन किया कि एक सोल्यूशन क्या था, सोल्यूशन लिख दिया उन्होंने, वन बीइंग टू मेक क्लासरूम स्टडी मोर एंगेजिंग, कि क्लासरूम को ज़्यादा मोर एंगेजिंग बना दिया जाए, बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू क्लासरूम एंड अपग्रेडिंग ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स। ये कैसे अचीव किया जा सकता है कि क्लासरूम्स हैं जो वो स्मार्ट क्लासेस बना दी जाएं, या ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं जिस मेथड से टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस मेथड को थोड़ा अपग्रेड कर दिया जाए, तो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। परहैप्स द टीचर्स कैन यूज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस टू डिलीवर लेक्चर्स एंड ऑल्सो वर्क ऑन मेकिंग द अदरवाइज पैसिव क्लासरूम सेक्शंस मोर इंटरेक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स। वो कहते हैं कि ये कैसे इम्प्रूव हो सकता है कि टीचर्स हैं वो स्मार्ट क्लासेस या प्रेजेंटेशंस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस से अपने लेक्चर्स डिलीवर करें, या टीचर्स स्टूडेंट के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करें, एंटरटेनिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि बच्चे कॉन्सेंट्रेशन कर पाएँ। नेक्स्ट एक सोल्यूशन उन्होंने अपना खत्म कर दिया। सेकेंड हमारा क्या कॉज था कि क्लासरूम में जो है वो इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है, और तो उसका सोल्यूशन क्या है, अनदर मेयर एल्बियट unconventional can be implement meditation classes with schools. Meditation forms such as mindfulness are known to improve one's ability to suppress impulses and think to clearly, both of which can contribute positively to students' focus in class. तो सेकंड रीज़न क्या है कि जो स्कूल्स हैं वो मेडिटेशन क्लासेस को इम्प्लीमेंट करें, जिससे क्या होगा कि मेडिटेशन है जो बच्चों के माइंडसेट को रिफ्रेश करेगा, उनके जो इम्पल्सेस हैं, जो नेव इम्पल्सेस होती हैं उसको सरप्रेस करेगा, एंड जो बच्चे हैं वो क्लियरली कुछ सोच पाएंगे, उनका माइंड रेस्ट पे होगा, तो अच्छे से वो कॉन्सेंट्रेट। अगर हमारा माइंड मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारा माइंड जो फ्रेश हो जाता है, या किसी चीज़ की अगर हमें स्ट्रेस है या जो हम सोच रहे हैं तो वो चीज़ को रिमूव कर देती है। मेडिटेशन हमें रीयूमिनेट करती है, तो वो बच्चों के इम्पल्सेस जो नेव इम्पल्सेस हो जाएंगे उनको सरप्रेस करेगा। सरप्रेस मीन्स उनको दबा देता है। वो ऐसे इम्पल्सेस को जो इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं तो वो ईजिली अपने क्लास में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो ये था हमारा सोल्यूशन, सेकंड सोल्यूशन, इनडिसिप्लिन ऑफ विद मॉडर्न क्लासरूम्स का। तो पहले इन्होंने अपना सोल्यूशन कैसे लिखा, पहले उन्होंने अपना सोल्यूशन लिखा। क्या सोल्यूशन है कि स्टडीज़ जो क्लासरूम्स है या स्टडी को मोर एंगेज कर देना चाहिए। डन। नेक्स्ट लाइन में उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे, हाउ दे कैन इम्प्रूव इट, वो कैसे इम्प्रूव करेंगे वो लिखा। एंड नेक्स्ट लाइन में उसको और ज़्यादा क्लियर कर दिया कंक्लूडिंग सेंटेंस में कि मेरा सोल्यूशन कैसे परफेक्ट है, वो लास्ट लाइन में। थर्ड, नेक्स्ट सेकंड सोल्यूशन स्टार्ट किया, नेक्स्ट उसको एक्सप्लेन किया एंड क्लियर किया। ओके कि हाउ इट विल वर्क, कि मेरा सेकंड सोल्यूशन कैसे वर्क करेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज
इन कंक्लूजन क्या है? इन कंक्लूजन, children's growing closeness with technology and classroom noise appears to be at the root of this problem, कि बच्चों की क्लोजनेस टेक्नोलॉजी के साथ एंड क्लासरूम में जो नॉइस होती है, जो इनडिसिप्लिन होता है, इस प्रॉब्लम के रूट हैं. हाउएवर इट कैन बी रिसॉल्व बाय, ये रिजॉल्व की जा सकती है मेकिंग टीचिंग मेथड्स मोर इंटरेस्टिंग, टीचिंग मेथड को मोर ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना के, एंड टीचिंग स्टूडेंट्स टू मेडिटेट, एंड बच्चों को मेडिटेशन की क्लासेस देके. नॉट अनटिल स्कूल्स एंड पेरेंट्स इंटरवीन कैन प्रॉब्लम बी सॉल्व. बोलते हैं कि जब तक स्कूल्स एंड पेरेंट्स इंटरवीन या दोनों साथ में ये चीज़ नहीं करेंगे, तब तक ये, अगर तो कहते हैं कि पेरेंट्स एंड स्कूल्स के कोलैबोरेशन की मदद से ये चीज़ सॉल्व की जा सकती है. तो फर्स्ट पहले इन्होंने क्या कॉजेज लिख दिए कि क्या थे हमारे कॉजेज फर्स्ट लाइन में, कि ग्रोइंग क्लोजनेस टू टेक्नोलॉजी, एंड सेकंड इज उसका पहली लाइन में कॉजेज बता दिए कि कॉजेज क्या थे, एंड सेकंड लाइन में उसके सोल्यूशन. क्लियर? तो ये ऐसे 7+ या 8+ कैसे है कि इसमें कोहेरेंस एंड कोहेजन बहुत अच्छे से मेंटेन किया आपने, आइडिया को के स्टार्ट तक उसके कंक्लूडिंग सेंटेंस तक बहुत अच्छे से उसकी फ्लुएंसी क्रिएट की है. इसमें बहुत से अनकॉमन लेक्सिकल रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता देती हूँ. जैसे इन्होंने यूज़ किया टू स्टे अनडिस्ट्रैक्टेड. अनकॉमन लेक्सिकल रिसोर्सेज या लेस कॉमन लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यूज़ नहीं करते. यहाँ पे लिखा है टू स्टे अनडिस्ट्रैक्टेड. अगर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसमें इस लाइन को लिखेंगे तो वो लिखेंगे ब्रीड्स मेक इट हार्ड फॉर स्टूडेंट टू स्टे ए नॉट डिस्ट्रैक्टेड विद. वो अनडिस्ट्रैक्टेड की जगह से इट इज़ नॉट डिस्ट्रैक्टेड यूज़ करेंगे. तो नॉट डिस्ट्रैक्टेड की वजह से बदल के इन्होंने अनडिस्ट्रैक्टेड लिख दिया, तो वो लेस कॉमन लेक्सिकल रिसोर्सेज में आ गया. तो जैसे इन्होंने यूज़ किया केस इन पॉइंट. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और ऐसे एक्सप्लेन करेंगे. मैं आपको किसी और टाइप के बारे में बताऊंगी, कैसे ऐसे डेवलप करते हैं, कैसे उसकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं. Thanks for watching this video. See you in the next video.